हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको जम्मू कश्मीर की कुछ हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूं और वहां पे घटी कुछ घटनाओं के बारे में भी। ये घटनाएं मेरे सब्सक्राइबर ने जम्मू और कश्मीर से भेजी है, कुछ कानपुर के भी रहने वाले हैं। तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊँगा। ये घटनाएँ उनके साथ और उनके दोस्तों के साथ घटी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना मुझे पूरब जी ने भेजी है। यह उन्हीं के साथ घटी थी। अब आगे की घटना मैं आपको पूरब जी के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम पूरब है। वैसे तो मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे यहाँ एक भैया रेंट पे रहते थे जो कि जम्मू के रहने वाले थे। उन्होंने एक बार मुझको अपने घर बुलाया था। मैं पहले कभी जम्मू नहीं गया था, इसलिए उन्होंने मुझसे बोला कि वो मुझको जम्मू घुमा देंगे, जो कि अपने आप में ही एक बहुत प्यारी जगह है। मैं अपने दोस्त तरुण के साथ उनके यहाँ घूमने चला गया। ये घटना मेरे और तरुण के साथ उधमपुर आर्मी क्वार्टर्स के सामने घटी थी। मैं जब भैया के घर पहुंचा तब सुबह के 7 बज रहे थे। तब हम कुछ देर तक आराम करने के लिए सो गए। फिर भैया के साथ थोड़ा घूमने निकल गए। रात में उनकी नाइट शिफ्ट थी, तो उन्होंने हमको अपनी स्कूटी की चाबी दे दी थी और बोला था कि जहाँ भी तुम्हें घूमना है तुम जाके घूम आना, पर ज़्यादा दूर मत जाना, यहाँ का इलाका बहुत ही अजीब है। रात के करीब 9 बज रहे थे। मैं और तरुण उनकी स्कूटी लेके बाहर घूमने के लिए निकल गए, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था। हमको चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। वैसे तो काफ़ी चाय की छोटी छोटी दुकानें खुली हुई थी, लेकिन हमको भूख भी लग रही थी। तो हमने सोचा कि पहले हम कुछ खा लें, उसके बाद हम चाय पी लेंगे। हम रास्ता थोड़ा भटक गए थे। उस टाइम हमारे पास कोई अच्छा फ़ोन भी नहीं था। हम बटन वाला फ़ोन चलाते थे। ये घटना है 2013 की। मेरी उम्र 17 साल की थी और तरुण भी लगभग मेरे ही एज का था। हम स्कूटी चलाते हुए पास में बने हुए एक आर्मी क्वार्टर्स के पास पहुंच गए। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी वो। देखने से लग रहा था कि उसमें कोई भी नहीं रहता था। वो एरिया एकदम शांत और अजीब था। वो एरिया अपने आप में ही बहुत डरावना लग रहा था। रोड से वो बिल्डिंग साफ नज़र आ रही थी। तरुण ने मुझको बोला कि ये बिल्डिंग देखने में बहुत भूतिया लग रही है, जो कि वो सच में लग रही थी। हम कुछ देर तक वहीं पर खड़े थे और उसके बारे में बात कर रहे थे। हमको आज तक समझ नहीं आया कि हम वहाँ पर आखिर खड़े क्यों हुए थे। उस बिल्डिंग को देखने के बाद हमारे हाथ पैर अपने आप ही रुक गए थे और हम बस चुपचाप वहाँ पर खड़े थे। कुछ देर देखने के बाद मैंने तरुण से बोला कि लेट हो गई है, हमें शायद अब घर वापस चलना चाहिए। तभी तरुण को वो बिल्डिंग के क्वार्टर के ऊपर एक परछाई दिखाई दी। सच बोलो तो वो एकदम अजीब सी परछाई थी, जो कि बस ऊपर छत पर टहल रही थी। ये बात बहुत अजीब लगी कि इतने अंधेरी बिल्डिंग में आखिर कोई छत पर क्यों टहल रहा है। हमारे देखते देखते वो परछाई हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई हवा थी जो अपने आप कहीं गायब हो गई। फिर हमने कुछ देर बाद देखा कि वही परछाई हमको बिल्डिंग की एक खिड़की पर बैठी हुई दिखी। अंधेरे में वो अलग ही दिख रही थी। साफ साफ कहूँ तो पता ही नहीं चल रहा था कि वहाँ पर कौन था। हमको उस बिल्डिंग की छत पर 2 से 3 और अजीब सी परछाई दिखी और गायब हो गई। हम समझ चुके थे कि हो ना हो ये बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा भूतिया है। मैंने फिर तरुण से कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तरुण के पास एक नोकिया का फ़ोन था जिसमें एक छोटा सा पुराना कैमरा लगा हुआ था। उसने मुझसे बोला कि हमको इस जगह की फ़ोटो खींचनी चाहिए और घर ले जाके भैया को दिखाना चाहिए। मैंने उससे बोला कि जो करना है जल्दी करो और यहाँ से निकलो। जैसे ही उसने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोटो खींचने की कोशिश की, वो परछाई जो खिड़की पर हमारे सामने बैठी हुई थी वो वहाँ से नीचे कूद गई और हमने साफ साफ उसे कूदते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वो हमारी तरफ ही आ रही है और हम सच में बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। मैंने तरुण से तुरंत बैठने के लिए बोला और मैं स्कूटी स्टार्ट करने लगा। तरुण मेरी स्कूटी पर बैठा और जैसे ही मैंने स्कूटी भगाई और गीली मिट्टी होने की वजह से हमारी स्कूटी वहीं पर फिसल के गिर गई
और हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। तरुण ने मुझे भागने के लिए बोला। मैं स्कूटी से उतरा और बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो परछाई हमारी तरफ आते आते गायब हो गई। उन्होंने हमको कुछ भी नहीं किया, लेकिन उस वक्त जो हमारे ऊपर बीती वो हम ही जानते थे। जो बाकी परछाई बिल्डिंग के छत पर घूम रही थी वो भी एक एक करके गायब हो गई। हम वहाँ से स्कूटी लेकर निकले और चाय की एक दुकान पर जाके खड़े हो गए। हम काफ़ी डरे हुए थे। तभी दुकान वाले ने हमसे पूछा कि भैया क्या हुआ। तो हमने उसको जो कुछ भी देखा सब साफ साफ बताया। पूरी बात सुनने के बाद उसने हमें बताया कि भैया उस जगह पर कोई भी नहीं जाता है और रात के समय में तो बिल्कुल भी नहीं। जब उन्होंने ये बात बोली तब हम डर गए थे। उन्होंने बताया कि वो जगह बहुत सालों से बंद है और वहाँ पर लोग बताते हैं कि भूत या कुछ आत्माएं हैं जो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, लेकिन अक्सर लोगों को दिखाई देती हैं। उस चाय वाले के ऐसा बोलने पर हमको यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले हमारा सामना एक आत्मा से हुआ था। हालांकि उसने हमको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन वो एक्सपीरियंस अपने आप में ही एकदम अलग था। हमको घर पहुंचने में लेट हो गया था। हम जैसे ही घर पहुंचे भैया परेशान हो रहे थे। उन्होंने हमसे पूछा कि हमको इतना लेट कैसे हो गया। तब हमने उनको सारी बात बताई जो हमारे साथ घटी। तब भैया ने बताया कि वो जगह हॉन्टेड है और कई बार दिन के वक्त भी वहाँ पर अजीब आत्माओं को देखा गया है और उनको महसूस किया गया है। हालांकि वो किसी को कुछ भी नहीं करती हैं। जब हम जम्मू से वापस आए तो तरुण की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। उसको लगा कि शायद उसको किसी आत्मा ने वश में कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मौसम के बदलने से वो थोड़ा बीमार हो गया था। लेकिन वो रात और उस रात का वो एक्सपीरियंस हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और ये घटना जहाँ की है उसका नाम है उधमपुर आर्मी हेडक्वार्टर। आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना जिस जगह के बारे में है वो भी जम्मू में ही पड़ती है, खूनी नाला। ये घटना हमसे शेयर किया है नमन यादव जी ने। अब आगे की घटना मैं आपको नमन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम नमन है और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। मेरे साथ ये घटना 2009 में घटी थी। तब मेरी उम्र करीब 17 साल की थी। आपने खूनी नाले के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो आप उसके बारे में गूगल कर सकते हैं। मैं अपने दोस्त के साथ बनिहार टनल की तरफ जा रहा था जो जम्मू और कश्मीर के बीच में पड़ती है। वहाँ पर अक्सर कई रोड एक्सीडेंट होते रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि वहाँ पर एक औरत दिखती है जो लोगों से लिफ्ट मांगती है और अगर कोई उसको लिफ्ट दे देता है तो वो मर जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सुनने में काफ़ी फिल्मी लगता है, लेकिन ऐसा वहाँ सच में होता है। मैं अपने दोस्त के साथ एक बार रात में कार से उसी तरफ से जा रहा था। वो मुझसे थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं उसको भाई बोलता हूँ। वैसे तो हम दोनों को उस टनल के बारे में पता था कि वो भूतिया है, लेकिन जल्दी पहुँचने के लिए हम उस रास्ते से गए थे। भाई से मैंने बोला था कि मुझको डर लग रहा है, लेकिन भाई ने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी और उसने मुझे बोला कि कार में कोई भूत आके नहीं बैठ जाएगा, तुम चुपचाप बैठे रहो और चलो। हमारे आगे एक बस चल रही थी जिसमें कुछ यात्री बैठे हुए थे। मेरा भाई बस के पीछे ही कार चला रहा था। वो बस वाला काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था, इसलिए वो जल्दी से बस को खाई वाले रास्ते से लेकर घूम गया और खूनी नाले के पास बहुत गहरी खाई थी, इसलिए वो वहाँ से बस को बहुत ही आराम से लेके चला गया। वो बस वाला तो निकल गया और भाई धीरे धीरे गाड़ी को चला रहा था। लोगों के कहने के अनुसार हमको वहाँ पर कोई भी औरत नहीं दिखी, इसलिए मैं चुपचाप थोड़ा शांत बैठा हुआ था। अभी तक हमारे साथ सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब हम वहाँ से जा रहे थे तो हमारी कार मोड़ पर एक बड़े से पत्थर से लड़ गई। क्योंकि रात का अंधेरा था और भाई को कोई आइडिया नहीं था कि कार को कितना टर्न करना है, और हमारी कार जाके उस पत्थर पे लड़ गई। कार का पिछला वाला दरवाज़ा लड़ जाने की वजह से वो अंदर की तरफ घुस गया था। तो भाई उतरा और जाके उसको देखने लगा और मैं बिल्कुल डर चुका था। मैंने उससे मना किया था कि वो नीचे ना उतरे। वो उतर के देखने लगा और मैं चुपचाप गाड़ी में बैठा हुआ था। जब वो वापस आया और कार में आके बैठ गया तो मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया।
उसने मुझे बताया कि एक छोटा सा स्क्रैच लगा है जो कि ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है और तुरंत यहाँ से चलने को बोला। उसने जैसे ही कार को स्टार्ट किया और उसकी लाइट खोली तो हमने देखा कि रोड के साइड पे एक औरत चुपचाप बैठी हुई है। उसके ऊपर साफ साफ कार के लाइट की रोशनी पड़ रही थी। उसने अपना सर नीचे झुका रखा था और उसके खुले हुए बाल जमीन पर घिस रहे थे। वो अपने सर को नीचे झुका के बार बार हिला रही थी और अपने सर को बार बार गोल गोल घुमा रही थी। उसके बाल लंबे होने की वजह से मुझे उसका चेहरा और आंखें बिल्कुल भी नहीं दिखी। मैंने अपने भाई को जब उसे दिखाया तो वो भी काफ़ी डर गया था। वो फिर चुपचाप कार को धीरे धीरे उसके सामने से निकालते हुए चला गया, लेकिन उसने कुछ भी हमें नहीं बोला। उसने बस अपना सर झुकाया हुआ था और वो बहुत अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। शायद वो रो रही थी या हंस रही थी, हम दोनों को कुछ भी नहीं पता था। हम बस चुपचाप उस कार को धीरे धीरे वहाँ से निकाल के ले गए और जैसे ही कार थोड़ी आगे बढ़ी मैं पीछे घूम के देखा तो मैंने देखा कि वो औरत रोड पर धीरे धीरे चल के पीछे की तरफ जा रही है। सच बताऊं तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मुझको ये नहीं पता था कि वो सच में भूत थी या कोई पागल औरत, लेकिन इतनी सुनसान जगह पर बैठ के रात में कोई कैसे रो सकता है। उसके बाद हम वहाँ से चले गए। सच बताऊं तो वो रात में कभी नहीं भूल सकता। मैंने ये बात बहुत लोगों को बताई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है कि उस औरत को कुछ लोगों ने वहाँ पर मार डाला था और तब से उसकी आत्मा उसी खूनी नाले के पास भटक रही है। अब मुझको ये नहीं पता कि ये बात सच है या अफवाह, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उस रात मैंने जिस औरत को देखा था वो सच में कोई नॉर्मल औरत नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना मुझको मेरठ से शशि जी ने भेजी है। अब आगे की घटना मैं आपको शशि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम शशि है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। आप में से जो भी मेरठ में रहता है उसको जीपी ब्लॉक के बारे में ज़रूर पता होगा, और अगर वो नहीं जानता तो आज मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ और मेरे साथ घटी एक घटना के बारे में भी बताता हूँ। जीपी ब्लॉक मेरठ में है और ये एक 3 मंजिलों वाला घर है जो कि काफ़ी टाइम से बंद है, और ये घर किसका है किसी को कुछ भी नहीं पता, और वो कब से बंद पड़ा है इस बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन मेरे साथ घटी एक घटना ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मैं उस घटना को कभी नहीं भूल सकता हूँ। ये घटना है 2013 की। मैं रात में अपनी दोस्त की शादी से लौट रहा था। उसकी बारात थोड़ा गांव के साइड में गई थी, तो मुझको रास्ते का कोई भी पता नहीं था। मुझे वहाँ से निकलते हुए करीब 9 बज गए थे और मैं घर जल्दी पहुँचना चाहता था क्योंकि अगले दिन मेरा ऑफिस था। मैं एक कॉल सेंटर में काम करता था। वो जगह इतनी दूर थी कि मुझको रास्ते का भी ध्यान नहीं था और न ही मेरे गाड़ी में कितना पेट्रोल है इस चीज़ का भी। मैं जब लौट रहा था तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। जहाँ पर मेरी गाड़ी रुकी थी वहाँ से 1 या 2 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप था। काश उस रात मैं शादी में जाने से पहले ही पेट्रोल डलवा लेता। जहाँ पर मेरी बाइक रुकी थी वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। हालांकि कुछ लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई भी वहाँ रुक नहीं रहा था। मैंने रात में बहुत लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं रुका। मैं करीब 1 किलोमीटर दूर तक बाइक को ढकेलते हुए लाया और पेट्रोल पंप मुझे कहीं भी नहीं दिखा। मैं लोगों से पूछते पूछते एक रास्ते पे चला गया। करीब 1 किलोमीटर तक बाइक ढकेलने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। दोस्तों ने शादी में मुझे थोड़ी सी शराब भी पिला दी थी, तो मेरा सर भी काफ़ी घूम रहा था। मैं कभी शराब नहीं पीता और शराब पी के गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं चलाता, लेकिन दोस्त की शादी थी तो पीना पड़ा। मैं गाड़ी ढकेलते हुए जीपी ब्लॉक के सामने से ही जा रहा था। मुझको रास्ते का कुछ भी नहीं पता था और मैं रोड से कब का हट गया था। मुझको खुद भी नहीं पता चला कि मैं रोड से हट के दूसरी तरफ कब जाने लगा। शायद नशे में मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था। जब मैं उस घर के सामने से निकला तो मैंने देखा कि वो एक 3 मंजिल का बड़ा सा पुराना घर था। उस घर को देख के ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई भी नहीं रहता है, लेकिन तभी मुझे एक छोटे कद की औरत लाल साड़ी पहने उस घर के अंदर जाती हुई दिखी।
मैं सच में अपनी बाइक को खींचते हुए बहुत ही ज़्यादा थक गया था और मेरा गला पूरा सूख चुका था। मुझको पानी चाहिए था। मैंने सोचा कि मैं उस घर पर जाके उस औरत से थोड़ा पीने के लिए पानी मांग लूँगा, लेकिन वो मेरी बहुत ही बड़ी भूल थी। मैंने अपनी मोटरसाइकिल को उस घर से थोड़ा सा ही दूर ले जाके खड़ा कर दिया और पैदल उस घर के सामने गया और वहाँ पर उस औरत से पानी मांगने लगा। वो औरत चुपचाप ऊपर बैठी हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर मैंने देखा कि वो औरत उठ के सीढ़ियों से अंदर चली गई है। मैं काफ़ी देर तक उसके दरवाजे को खटखटाता रहा, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला। मेरा गला पूरा सूख चुका था और मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने किसी तरह उस घर में रहने वाले लोगों को आवाज़ दी, लेकिन कोई भी नहीं निकला। मुझे अंदर से बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आपस में ही बात कर रहा है और मेरी बात सुन रहा है और जान के मुझको जवाब नहीं दे रहा है। मुझको बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी और वो घर खाली नहीं था, क्योंकि मैंने उस औरत को साफ साफ नीचे जाते हुए देखा था। मैंने फिर से दरवाजे को नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं निकला। मुझे अंदर से किसी के बहुत ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैं उस घर से थोड़ा दूर हट गया, क्योंकि मुझे अब थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैंने देखा कि वो औरत छत पर खड़े होकर मुझे चुपचाप बस देख रही है। उसने अपने मुंह पे एक लंबा सा घूंघट डाला हुआ था। मैं साफ साफ उसको देख रहा था। मैंने उससे बोला कि मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए। वो वहीं पर ही खड़ी मुझे देख रही थी। मैं थोड़ा सा पीछे हो गया और वापस जाने लगा, क्योंकि मुझे अब थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैं जैसे ही अपनी बाइक की तरफ जाने लगा, वो औरत तीसरी मंजिल से सीधा नीचे मेरे सामने कूद गई और आके खड़ी हो गई। मैं तुरंत वहाँ से भागा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मुझे ये बात साफ साफ पता चल गई थी कि वो कोई औरत नहीं, कोई चुड़ैल या डायन थी। मैंने अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़ दी और दूर जाके खड़ा हो गया। मैं जहाँ पे खड़ा था वहाँ से मुझे मेरी बाइक और वो घर साफ साफ नज़र आ रहा था। वो वहाँ पर खड़े होके चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने किसी का गला दबा दिया हो और वो बोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं बस खड़ा होकर उसे चुपचाप देख रहा था। फिर वो औरत धीरे धीरे उस घर के अंदर दोबारा चली गई और मैं पूरी रात अपनी बाइक को और उस घर को देख रहा था। करीब सुबह के 6:30 बजे तक मैं वहीं पर ही खड़ा था। फिर मैं किसी तरह हिम्मत करके दोबारा उस घर की तरफ गया। तब तक रोड भी चालू हो चुकी थी और काफ़ी लोग आने जाने लगे थे। मैं प्यास से एकदम तड़प रहा था, पर मुझे कहीं कुछ भी खाने को या पीने को नहीं मिला। मैं अपनी बाइक को लेके वहाँ से फिर से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक आदमी मिला और उसने मेरी मदद की। किसी तरह मैं पेट्रोल पंप पहुँचा और वहाँ पे जाके पानी पिया। तब जाके मेरी जान में जान आई और मैं उस हादसे को कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थी तीसरी घटना और अब मैं आपको चौथी घटना बताने वाला हूँ। ये जो चौथी घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मुझको अनुज जी ने भेजी है। अनुज जी ने मुझे ये घटना मेल की थी, लेकिन जानकारी काफ़ी अधूरी थी, जैसे कि ये घटना कब की है और ये कहाँ घटी है। पहले मैंने सोचा कि मैं इस घटना को ना बताऊं, लेकिन ये घटना पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ये घटना आप लोगों को बतानी चाहिए। ये घटना है एक कब्रिस्तान के बारे में। अब बात कब्रिस्तान की हो और भूत और पैरानॉर्मल घटनाएं ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं ये घटना अनुज के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम अनुज है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना 2011 की है। मेरी छोटी बहन अनीता वो 9 साल की थी। बचपन से ही उसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। जांच कराने पर हमें पता चला कि उसका लीवर कमज़ोर था और 2011 में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बारे में हम सबको डॉक्टर ने पहले से ही बता दिया था कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाएगी। उसको हम लोगों ने अपने पास के ही एक कब्रिस्तान में दफना दिया था। वैसे तो हम लोगों के यहाँ दाह संस्कार होता है, लेकिन वो छोटी थी इसलिए उसको दफनाना पड़ा। घर में सब बहुत ही ज़्यादा उदास थे, क्योंकि वो घर में सबसे छोटी थी और दिन भर इधर उधर खेला करती थी, तो उसकी कमी हम सब लोगों को बहुत खलती थी। उसके जाने के बाद घर एकदम शांत हो गया था।
मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और मुझको अक्सर उसकी याद आती थी। मैं कभी कभी उसके कब्र के पास चला जाया करता था। मम्मी ने मुझको वहाँ पर बार बार जाने से मना किया हुआ था, लेकिन मैं उनको बिना बताए वहाँ चला जाता था क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पाता था। एक दिन जब मैं उसकी कब्र पे गया तो मैंने देखा कि उसकी कब्र के ऊपर एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान बने हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी 8 से 9 साल के बच्चे के पैर के निशान हैं। मुझको पता नहीं था कि वो किसकी हरकत थी। मैंने कब्रिस्तान के गार्ड से पूछा तो उसने बोला कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता। मैंने उस निशान को साफ किया और घर पर वापस चला गया। अगले दिन फिर वो निशान मुझे उसी जगह पर दिखे। मैंने फिर से गार्ड से पूछा और उसको निशान दिखाया। गार्ड ने इस बार बोला कि वो खुद यहाँ पर रात भर बैठा रहता है और इस बार वो देखेगा कि रात में कौन आया। 2 से 3 दिन तक लगातार वो निशान मुझे अपनी बहन की कब्र पर दिखते रहे। एक दिन तो उसकी कब्र के चारों तरफ पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी कब्र की कोई परिक्रमा कर रहा हो। मैंने गार्ड से बोला कि इस बार मैं खुद रुकूंगा और देखूंगा कि आखिर उसके कब्र पे कौन चल के जाता है। गार्ड ने मुझसे बोला ठीक है, लेकिन उसने मुझे ज़्यादा देर तक रुकने की इजाज़त नहीं दी। करीब शाम के 7 बज रहे थे और मैं गार्ड के साथ वहीं पर बैठा हुआ था और वहाँ पर कोई भी नहीं आया। करीब 1 घंटे के बाद मैं अपनी बहन की कब्र के पास दोबारा गया। वहाँ पे सब कुछ एकदम शांत था और अलग ही माहौल था। मैंने उस गार्ड से भी पूछा कि आप रात में यहाँ पर अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता? तो उस गार्ड ने मुझसे बोला कि अब मुझको आदत हो गई है और अब मेरे अंदर से डर एकदम ख़त्म हो चुका है। मैं पूरी रात यहीं पर अकेले बैठा रहता हूँ। सच बताऊँ तो शाम के वक्त मुझको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। गार्ड ने मुझसे बोला कि अब लेट हो गया है, मुझे घर जाना चाहिए। तो मैंने उससे बोला कि घर जाने से पहले मैं एक बार फिर से अपनी बहन की कब्र को देख लेता हूँ। जब मैं वहाँ पर गया तो जो मैंने देखा वो देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने देखा कि फिर से मेरी बहन की कब्र के ऊपर उस बच्चे के पैरों के निशान थे और इस बार उस निशान के साथ एक बड़े पैर के निशान भी थे। वो बड़े पैरों के निशान उल्टे बने हुए थे, एक सीधा और एक उल्टा। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और इस बार मैंने गार्ड से कुछ भी नहीं बोला। वो मेरी हालत देख के समझ गया था कि मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ। मैं जब जाने लगा तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और बोला कि आप रोज़ रोज़ यहाँ मत आया करो। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपकी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब उसने ये बात बोली तो मैं काफ़ी डर गया। उसने बोला कि अगर मैं रोज़ रोज़ यहाँ आऊँगा तो मेरी बहन की आत्मा मेरे साथ मेरे घर जाने की कोशिश करेगी। अब यही उसका घर है, तुम घर जाओ और चिंता मत करो। अब ये कब्रिस्तान ही उसकी दुनिया है। जब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी तो वो यहाँ से अपने आप ही चली जाएगी। जब गार्ड ने ये सब मुझको बोला तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और रोने भी लगा। मैं काफ़ी हैरान हो गया था कि इतने दिन से जिसके पैरों के निशान मैं उसकी कब्र पे देख रहा हूँ वो किसी और के नहीं, मेरी बहन के ही थे। मैं घर वापस चला गया और मैंने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैं लगातार रोता रहा। मम्मी मुझसे पूछती रही कि मैं रो क्यों रहा हूँ, लेकिन मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई और आज भी मैं अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा याद करता हूँ। मैंने इस बारे में अपने पिताजी को भी नहीं बताया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उदास थे। तो ये थी 4 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि मैं अगली वीडियो किस चीज़ पर बनाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।